हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अप्रोच वही रहेगी, सबसे पहले हम पांचों क्वेश्चंस को देखेंगे। आप हर एक क्वेश्चन पर वीडियो पॉज कर कर अपना आंसर वहाँ पर लिखेंगे। फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे आपने कितने क्वेश्चन वहाँ पर करेक्टली मार्क किए हैं, और इन दी एंड आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर वहाँ पर जरूर मैंशन करेंगे। ठीक है जी, तो यही अप्रोच रखते हैं। शुरुआत करते हैं, बट एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर लेके आया है, जिसमें आपके 12 फंडामेंटल टेस्ट हैं, 9 एडवांस टेस्ट हैं एंड 9 एफएलटीज आपके रखे गए हैं, जो कि पीवाईक्यू, स्टैटिक कंपोनेंट, करंट अफेयर्स सभी की कवरेज यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो अभी आपके लिए प्रीलिम्स 2023 का एक कोड भी यहाँ पर रखा गया, 33% का डिस्काउंट रखा गया, जो कि 30 नवंबर तक यहाँ पर वैलिड रहेगा। डिटेल्स आपके सामने है। किसी प्रकार की आपकी और क्वेरीज रहे, आप डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स को आराम से देखिए, समझिए क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, किस ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, और करेक्टली यहां पर मार्क कीजिए। सेकंड यहां पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ी फैक्चुअल नेचर की आपके लिए स्टेटमेंट्स यहां पर रखी गई हैं। तीनों स्टेटमेंट्स को देखिए, यदि आपने इस करंट अफेयर को फॉलो किया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को भी यहां पर करेक्टली मार्क कर पाएंगे। वहीं बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। पीसीए फ्रेमवर्क से रिलेटेड, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। थोड़ा सोच समझ कर यहां पर मार्क कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बतानी है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ही वहां पर अपना ऑप्शन मार्क कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में यदि हम बात करें, कैपिटल फ्लाइट के इंपैक्ट के बारे में बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहां पर आपको दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर मार्क करनी है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, जिन्हें अब हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव है यहां पर कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल रिलीजियसली सॉल्व करना है, उसके बाद ही यहां पर आंसर्स देखने हैं, और उस हिसाब से अपना जो भी आपका स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सिंस इंडिया एक शुगर सरप्लस नेशन है काफी सालों से रहे, और रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहां पर सामने आया था, करंट अफेयर का भी टॉपिक था शुगर प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वहीं से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी, बात की जा रही थी कि बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है जी, इज और आर करेक्ट। तो इन दोनों स्टेटमेंट से बताना था, तो यहां पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इस आपके 2021-22 का जो शुगर सीजन रहा है उसमें इंडिया इमर्ज हुआ है द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। साथ के साथ सेकंड पॉइंट कि डाइवर्जन ऑफ शुगर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, यदि आपको पता ही कि हमारे कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लेंडिंग से रिलेटेड कुछ टारगेट्स हमने यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें आपका इथेनॉल यूज हो रहा है, जिसकी प्रिपरेशन में शुगर भी वहां पर यूज होती है। तो यहाँ जो डाइवर्जन की जाती है मिल से इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें हमने ग्रेजुअली स्टेडी इंक्रीजिंग ट्रेंड वहां पर विटनेस किया है आपके 2018-19 से, जो कि रिसेंटली ही पीआईबी की नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी करेक्ट थी, और उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहां पर मेंशन की गई है। कि पहली बात जो मैं आपको बोल रहा था, 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी निकला है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी यहां पर सामने आया है, जो रिसेंट फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। ठीक है जी, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो हमने स्टेटमेंट पर वहां पर देख ही लिया कि इस प्रकार से यहां पर शुगर की प्रोडक्शन यहां की गई है। अब यदि आपको ध्यान हो कि पिछले कुछ महीने पहले ही यहां पर शुगर के एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई थी, कि जिस प्रकार से हम इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स देख रहे थे, उस प्रकार से हम देख रहे थे कि जी हाँ, बहुत सारे हमारी इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि जो ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे देश में तैयार हो रहा हो उसको हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर लें कि हमारी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसी को हम पूरा ना कर पाए। बट सिंस जो हमारा सामने ये फैक्ट्स रखे गए हैं, जिसके आधार पर हम कह पा रहे हैं कि जो शुगर सीजन था आपका 21-22 का, अच्छा अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्टूबर टू सितंबर आपका शुगर सीजन यहां पर रन करता है। ठीक है जी, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सीजन हमारा यहाँ पर विटनेस किया गया है, जिसकी वजह से सरप्लस तो हमेशा से ही काफी 5-6 सालों से हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, बट इस साल भी हमने नए यहां पर ऊंचाइयां हासिल की हैं, नए फैक्ट्स, नए रिकॉर्ड्स यहां पर सेट किए हैं। ठीक है जी, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं शुगर प्रोडक्शन के, शुगर एक्सपोर्ट के, केन प्रोड्यूस के, केन ड्यूस पेड के, इथेनॉल प्रोडक्शन के, सभी नए नए रिकॉर्ड्स यहां पर सेट किए गए हैं आपके 21-22 के शुगर सीजन में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि शुगर केन्स जो आपके शुगर सीजन के हिसाब से अगर हम देखें कितने केन ड्यूस का मतलब क्या हुआ कि जो अब आपको पता है ना कि जैसे आपकी जो एक फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रहेगी, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पर शुगर केन की प्रोडक्शन की जा रही है, उसी के आसपास जो आपकी मिल
रहेगी वो इस पर्टिकुलर एरिया से आपका जो शुगर केन है वो वहां से प्रोक्योर करेंगे, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके शुगर प्रोड्यूस करेंगे। तो जनरली क्या रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्यूज रह जाते हैं जो कि कैरी ऑन होते जाते हैं। तो इस बार हमने क्या देखा कि जो ड्यूज का मार्जिन था कि कितना पेमेंट होनी चाहिए थी, कितनी पेमेंट हुई, तो वो भी बहुत ही कम मार्जिन हमने यहां पर विटनेस किया है। ठीक है जी, तो ये भी पहली बार ऐसा यहां पर हुआ है जो कि यहां पर आपको दिखाया भी गया है इस ग्राफ के माध्यम से। फिर वही बात करें और चीजें यहां पर क्या रखी गई हैं कि डेफिनेटली जिस हिसाब से हमारी ब्लेंडिंग के टारगेट्स यहां पर जो हमने रखे हुए हैं उसको मीट करने के लिए हमारे को इथेनॉल की जरूरत है। इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए हमें शुगर की वहां पर आवश्यकता पड़ती है, तो काफी ज्यादा यहां पर मिल्स द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी शुगर को वहां पर आपका डाइवर्सिफाई किया गया है। आपका अलग से डायरेक्टली शुगर आपकी मार्केट में नहीं उतारी गई है, बट डायरेक्टली आपकी जितने भी ऐसे इथेनॉल प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं वहां पर भी इनकी सप्लाई की गई है। एक्सपोर्ट्स के बारे में ही बात करें तो उसमें भी हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर विटनेस किया है। तो इस तरीके के जो ट्रेंड्स रहते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ट्रेंड्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमने इन सभी पैरामीटर्स में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही यहां पर विटनेस किया है। फिर वहीं यदि हम बात करें कि केन्स जो आपके केन के जो ड्यूज थे उसमें हमारा ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था। ठीक है जी, थोड़ा अप भी गया, थोड़ा डाउन भी गया, थोड़ा अप भी गया, उस हिसाब से हमने यहां पर देखा है। बट बाकी दो फैक्टर्स में हमारे बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड हमने यहां पर देखा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है इस तरीके से जितनी भी पीआईबी की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहती हैं उनमें ग्राफ्स भी देखने जरूरी है। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं पढ़ना है, ग्राफ्स को भी देखना है ताकि ऐसे ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन आप करेक्टली वहां पर मार्क कर पाए। ठीक है जी, फिर वही बात करें सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो यदि आप ऑप्शंस देखें तो आपको किसी भी एक स्टेटमेंट के बारे में यदि पता है कि ये इनकरेक्ट है, आप इजीली उस ऑप्शन को, उस स्टेटमेंट को रूल आउट करके अपनी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमने 2022 के पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा वहां पर देखे थे। तो पहली बात स्टेटमेंट में क्या की जा रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहां पर सिक्योर की है पोजीशन टॉप 40 में इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो बिल्कुल करेक्टली ये बताई गई थी और जिसकी बहुत ज्यादा हाइप भी क्रिएट की गई थी कि जी हां पहली बार ऐसा हुआ है, हम टॉप 40 में यहां पर आए हैं और आने वाले सालों के लिए हमारा टॉप 25 का टारगेट यहां पर रहेगा। सेकंड में बात हो रही है स्वीडन को आपका मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी का यहां पर अवार्ड मिला या उसकी रैंकिंग यहां पर रखी गई, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, स्वीडन नहीं वो आपका स्विट्जरलैंड है। और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये इंडेक्स यहां पर रिलीज किया जाता है। उसी के आधार पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिर्फ छोटा सा फैक्ट पता होता कि सबसे ज्यादा जो आपका टॉप रैंकिंग कंट्री कौन सी थी, टॉप रैंकिंग इकोनॉमी कौन सी थी, आप इजिली इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर पाते। उसी के आधार पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। आइए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जी हाँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये आपका इंडेक्स यहां पर रिलीज किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड इमर्ज हुआ है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर। इंपॉर्टेंट चीज है कि उस हिसाब से यहां पर जो उनका गर्ड एक्सपेंडिचर है काफी अच्छे तरीके से खर्च किया जा रहा है, इनोवेशन के ऊपर काफी ज्यादा यहां पर काम किया जा रहा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 40 में यहां पर सामने आया है। किस तरीके से यहां पर रैंकिंग्स तैयार की जाती हैं, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए पूरा इंडेक्स यहां तैयार किया जाता है और उसी के हिसाब से कंट्रीज की यहां पर रैंकिंग भी की जाती है। इंडिया का क्या स्कोर रहा है थ्रू आउट दिस ईयर्स, 2015 से यदि हम बात करें तो आपके सामने यहां पर तो ग्रेजुअली हमने यहां पर इंप्रूवमेंट देखी ही देखी है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीजें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इंडेक्स से रिलेटेड इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे करंट अफेयर्स की भी कवरेज रखनी है। यदि आप करंट अफेयर्स खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा गो टू सोर्स नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली स्लीपी क्लासेस के कोर्स को भी आप वहां पर रेफर कर सकते हैं, जहां पर हॉलिस्टिक तरीके से आपके करंट अफेयर्स भी कवर किए जा रहे हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा स्टैटिक नेचर का समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। पीसीए फ्रेमवर्क से आपसे पूछा गया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आरबीआई द्वारा यह फ्रेमवर्क यूज किया जाता है ताकि बैंक्स की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको असेस किया जा सके, क्या उन्हें किसी प्रकार की रेगुलेशन की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है या फिर इंटरवेंशन की जरूरत है। तो इस फ्रेमवर्क के आधार पर ही वो किया जाता है। तो अब आपसे 3 स्टेटमेंट्स यहां पर पूछी गई थी, बताना था इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। यदि आपको लगता है तीनों ही करेक्ट है तो डी ऑप्शन यहां पर आपकी बन जाएगी। तो पहली बात कही जा रही है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड आरआरबीज। बिल्कुल करेक्टली यहां पर ये चीज बताई गई है। बिल्कुल भी आपका ये एसएफपीज और आरआरबीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर इनका जो लेंडिंग एक्टिविटीज है पीएसएल नॉर्म्स के थ्रू वहां पर की जाती है। पीएसएल में इनका 75% के अराउंड इनकी लेंडिंग रहती है। फिर वहीं जो बात हो रही है कि आपके फॉरेन बैंक्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस के थ्रू, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है जी, फॉरेन बैंक से तो पैसा जो उसमें डाल रहे हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं वो तो इंडियंस हैं,
उनको तो हमें मेंटेन करके रखना है, उस पैसे को तो प्रोटेक्ट करके रखना है, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ही यहाँ पर। तो आरबीआई डेफिनेटली इसके ऊपर भी फ्रेमवर्क यहाँ पर लगा सकता है फॉरेन बैंक्स के ऊपर। फिर जो बात हो रही है थर्ड ऑप्शन के बारे में, एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज पैरामीटर्स हैं प्रीसिया फ्रेमवर्क के, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्टली बताया गया है। एक और पैरामीटर है जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन है कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट नहीं है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली यहाँ पर रखा गया है ताकि जितने भी बैंक्स हैं उनकी किस प्रकार से एसेट क्वालिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल फंड्स, तो उन सभी चीजों को असेस किया जा सके, हेल्दी हैं या नहीं, उसी के हिसाब से उनके वहां पर इंटरवेंशन या सुपरविजन जिस तरीके की जरूरत पड़े वैसे वहां पर किया जा सकता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है जी। तो यदि किसी प्रकार से कोई किसी भी बैंक किसी भी पैरामीटर पर ऑफ ट्रैक जा रहा है तो वहां पर आरबीआई इंटरवीन करके उसको बैक ऑन ट्रैक लाने की पूरी कोशिश करेगा, और उस हिसाब से रेगुलरली जो ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं उन्हीं के हिसाब से देखा जाएगा कि जी हाँ क्या इस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत वहां पर डालना है, नहीं डालना है। तो तीन इंडिकेटर्स या तीन पैरामीटर्स हैं बेसिकली, कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज। किस तरीके से कैलकुलेशन यहां पर की जाती है तो वो आपके सामने यहां पर है, पीडीएफ में आप इस चीज को आराम से देख सकते हैं। तीन तरीके के आपके यहां पर इंडिकेटर्स हैं हर एक पैरामीटर से रिलेटेड, बल्कि जो आपका पहला पैरामीटर है कैपिटल, उसमें आपके दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है जी। सीआरआर रेशियो भी आपकी यूज हो रही है यहां पर, और कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो। सीआरआर रेशियो बेसिकली क्या रहती है कि कितना हमारा कैपिटल है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है जी। तो इसकी कैलकुलेशन हमने काफी बार डिस्कस की है, आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। उसको भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो है कि टीयर 1 कैपिटल आपका वहां पर यूज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आरएडब्ल्यूज के साथ, जब हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस रेशियो के हिसाब से। तो जो बेसल 3 नॉर्म्स के आधार पर आरबीआई ने इन सभी चीजों की वैल्यूज रखी हैं, उनसे यदि किसी भी प्रकार से डेविएशन हो रही है, किस लेवल की डेविएशन हो रही है, कितनी परसेंटेज की डेविएशन हो रही है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि ये रिस्क थ्रेशोल्ड 1 क्रॉस कर चुके हैं, 2 क्रॉस कर चुके हैं या 3 क्रॉस कर चुके हैं। यदि क्या रहेगा रिस्क थ्रेशोल्ड 1 क्रॉस किया तो जी हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस करने को कहेंगे, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 क्रॉस किए तो जी हाँ इस तरीके की लिमिटेशन लगाई जा सकती है कि जी हाँ आपको किसी भी प्रकार से अपनी नई ब्रांच वहां पर नहीं बना सकते। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर कोई भी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है उस आधार पर आरबीआई उस लेवल पर इंटरवीन यहां पर कर सकता है। एसेट क्वालिटी के लिए यहां पर एनएनपीए की यहां पर यूज की जा रही है, एनएनपीए रेशियो यहां पर यूज की जा रही है। जीएनपी आपका बेसिकली क्या रहता है कि जितना भी एसेट्स हैं जो कि आपके नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं किसी भी बैंक के लिए, उसे हम जीएनपीए कहते हैं। अब कुछ पैसा बैंक ने प्रोविजंस के आधार पर भी रखा होता है अलग से, प्रोविजनिंग फॉर एनपीए जिसे हम कहते हैं कि जी हाँ कुछ पैसा है अलग से रखा है कि यदि किसी प्रकार का नुकसान हो तो उस पैसे को वहां पर यूज किया जा सकता है। तो जीएनपीए जो टोटल वैल्यू है जितना नुकसान हो चुका है उसमें से आप प्रोविजंस निकाल देंगे तो हमारे पास एनपीए वहां पर आ जाता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वहां पर आ जाते हैं, एडवांसेस वहां पर आ जाते हैं। जब उसकी रेशियो निकाली जाएगी 6 to 9 के बीच में रहेगी तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 क्रॉस कर चुके हैं, 9 to 12 2, और यदि आपका 12 से ज्यादा हो चुका है तो आपका थर्ड लेवल तक जा चुका है। फिर वैसे ही आपकी लेवरेज रेशियो भी यहां पर कैलकुलेट की जाती है कि जो आपका टीयर 1 कैपिटल रहेगा अपॉन जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ एसेट्स हैं उसके साथ जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे उसकी जो वैल्यू यहां पर आएगी उसके हिसाब से देखेंगे कितनी फ्लक्चुएशन वहां पर आ रही है, कौन सा थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत उस बैंक को लाया जाएगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कि उसको सुधारने की यहां पर कोशिश की जाएगी, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। तो ये कुछ कुछ चीजें जो कि आपको डेफिनेटली अपने ध्यान में रखनी है। फिर वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यदि आप देखें, पहली स्टेटमेंट काफी इजीली आप बता सकते हैं कि जी हां ये करेक्ट है कि हर एक एनजीओ के लिए मैंडेटरी है यदि वो किसी प्रकार की फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उन्हें खुद को रजिस्टर करना है इस एक्ट के आधार पर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड अब बिल्कुल फैक्ट नेचर की और थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड भी है, ज्यादा कोई रिसेंट करंट अफेयर नहीं है बट इसी साल की बात यहां पर की जा रही है कि एक्ट अलाउ करता है इंडियंस को कि रिसीव कर सके फॉरेन रिलेटिव से अप टू 5 लाख रुपीज बिना सरकार को इन्फॉर्म किए। तो पहले क्या था, पहले ये आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू थी जिसे अब चेंज करके 10 लाख कर दिया चुका है। 10 लाख तक का अगर आप अमाउंट रिसीव करें तो आपको सरकार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है यदि आपके फॉरेन रिलेटिव्स आपको भेज रहे हैं। यदि 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको वहां पर सरकार को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो उसी से रिलेटेड यहां पर दो स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, सेकंड इनकरेक्ट थी। ए ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर वहीं देख लें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं। तो एफसीआरए बेसिकली रेगुलेट करता है किस प्रकार से फॉरेन डोनेशंस वहां पर आ रही हैं और इंश्योर करना है कि किसी भी तरीके से जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है देश की उस पर इस चीज का असर ना पड़े। 1976 में सबसे पहले एनैक्ट की गई थी और टाइम टू टाइम इसकी अमेंडमेंट होती रह रही है। सभी जो एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं जो कि इस तरीके से बाहर से डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं तो उनको रजिस्टर करना है खुद को इन सभी
कैटेगरीज के अंतर्गत FCRA के थ्रू, ठीक है जी। तो इसमें जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहेगी, उन्होंने क्या किया, थोड़े बहुत जो आपके फॉरेन फंडिंग रूल्स थे उनको थोड़ा बहुत चेंज किया ताकि उस तरीके से ज्यादा मनी अलाउ की जा सके, थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सके हमारे इस एक्ट के आधार पर। तो क्या चेंजेस किए गए थे, जो पहले 1 लाख तक आप अपने किसी रिश्तेदार से ले सकते थे, अब बिना किसी चीज के आपको 10 लाख तक आप ले सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट यदि एक्सीड होता है तो आपको 30 दिन के अंतर्गत वहां पर इन्फॉर्म करना है। फिर वहीं रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन से रिलेटेड यहां पर बात रखी गई है कि जो अमेंडेड रूल्स हैं ये अब इंडिविजुअल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें 45 डेज का टाइम पीरियड यहां पर देती है कि उन्हें इन्फॉर्म करना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि कौन सा उनका बैंक अकाउंट है और किस तरीके से वो पैसों की यूटिलाइजेशन की जाएगी। पहले टाइम लिमिट 30 दिन की थी। फिर वहीं यदि आपका बैंक अकाउंट चेंज होता है, नाम चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये पैसा आ रहा है, फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, तो वहां पर भी आपको 45 डेज की रियायत दी गई है कि आपको इस तरीके से चेंजेस इन्फॉर्म करने हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जो कि पहले 15 दिन की डेडलाइन थी। मतलब थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है उन रूल्स को। तो उसी से रिलेटेड अब आपके लिए क्वेश्चन यहां पर डाला गया था। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। बात हो रही है कैपिटल फ्लाइट के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपैक्ट ऑफ कैपिटल फ्लाइट, की कैपिटल फ्लाइट का उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस तरीके से, या फिर करेक्ट नहीं है इनमें से कोई भी। ठीक है जी, तो इन चारों में से बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका कैपिटल फ्लाइट के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहली बात क्या कह रहे हैं, वीकनिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। पहली चीज हमें समझने की क्या जरूरत है, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है। तो देखिए हमारे देश में बाहर से 2 तरीके से पैसा आता है, एक आता है FDI के माध्यम से, एक आता है FPI के माध्यम से। ठीक है जी, FDI के माध्यम से क्या रहता है कि जी हाँ, आपके किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस तरीके से स्किल्स आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मैनेजमेंट वहां पर आ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, ओनरशिप वहां पर बढ़ रही है। FPI क्या करते हैं, जो कंपनीज आपकी लिस्ट रहेंगी स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके जाके प्राइस वहां पर जो शेयर्स हैं उनको वहां पर खरीद लेंगे, थोड़ी बहुत ओनरशिप वहां पर कंट्रोल कर लेंगे। तो कैपिटल फ्लाइट में क्या होगा, कैपिटल फ्लाइट में क्या है कि FPIs, अब देखिए उनके लिए शेयर बेचना उतना इजी है, एक क्लिक करेंगे शेयर बिक जाएंगे। तो ऐसा ही चीज हमने विटनेस की थी जब पेंडेमिक आया था। ठीक है जी, जैसे हमारा मार्च में हमारा लॉकडाउन लगा था, तो अप्रैल जो मार्च एंड था उस टाइम पे हमने काफी ज्यादा कैपिटल फ्लाइट विटनेस किया था कि जितने भी FPI से उन्होंने अपना पैसा यहां से निकाला और बाहर ले गए। ठीक है जी, तो मतलब वो क्या लेके आए थे, डॉलर्स लेके आए थे। दोबारा से सप्लाई डिमांड का ही खेल यहां पर रहेगा। दोनों भाई बहन का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी लेवल पर दोनों का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है तो प्राइसेस में वहां पर चेंज आता है। तो यदि डॉलर की सप्लाई वहां पर कम हो जाती है, डिमांड वैसी की वैसी या बढ़ भी जाती है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी वहां पर बढ़ेगा। ठीक है जी, उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी वो वीक हो जाएगी उसके रिलेटिवली। अगर हम कंपेयर करें, जो रिसेंटली हम देख भी रहे हैं 80 का मार्क यहां पर क्रॉस हो चुका है। ठीक है जी, तो पहला तो बिल्कुल इंपैक्ट है। सेकंड में क्या रहे हैं, डिक्लाइन इन द स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल जैसे कैपिटल फ्लाइट होगा, जैसे सडनली यहां पर इस तरीके से बहुत सारा पैसा बाहर निकलेगा, वैसे ही उनकी वैल्यू जो रहेगी स्टॉक्स और इक्विटी या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं उन सभी की वैल्यू भी यहां पर डाउन जाएगी। तो वो भी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। सेकंड क्या कह रहे हैं, मोर पुश टू इन्फ्लेशन। अब ये किस तरीके से हो सकता है कि डेफिनेटली कंसिडरिंग द फैक्ट इंडिया के केस में यदि हम बात करें, हम एक नेट इंपोर्टर हैं। ठीक है जी, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो यदि हमारे लिए किसी भी बिल की पेमेंट करनी है जो कि डॉलर्स में ही हो रही है और डॉलर हमें महंगा पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हमें वो चीज महंगी पड़ेगी और उसका जो प्रेशर रहेगा या उसकी जो वैल्यू की जो इंपैक्ट रहेगा वो एंड कंज्यूमर तक भी यहां पर पहुंचेगा। तो उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन को भी यहां पर पुश मिलेगा। फोर्थ जो यहां पर बात हो रही है कि चीपर एजुकेशन एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड, तो ये चीज तो बिल्कुल डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि यदि यहां पर डॉलर महंगा हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैपिटल फ्लाइट, तो वहां पर जितने भी आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं जो कि आप बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए महंगे हो जाएंगे। कि पहले यदि हम मान लें कि 75 रुपीज का आपका $1 था, ठीक है जी, वो आपका 80 पे पहुंच गया। जब 75 रुपीज का था तो आपकी जो सालाना फीस थी, हम मान लेते हैं कि माफी चाहूंगा कि 75,000 के अराउंड यहां पर स्टैंड करती है। ठीक है जी, 75,000 के अराउंड यहां पर स्टैंड करती है। बट यदि आपका 80 का मार्क यहां पर क्रॉस कर गया तो अब आपको वहां 80,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो उसी की वजह से जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जो कि बाहर पढ़ रहे हैं वो भी यहां पर बढ़ जाएंगे, चीपर नहीं होंगे बल्कि आपके कॉस्टलियर हो जाएंगे। तो यही चीज आपसे पूछी गई थी कि इनमें से कौन सा इसका इंपैक्ट नहीं है या कौन सा इनकरेक्ट है उस तरीके से कि इस तरीके का इंपैक्ट नहीं हो सकता। तो यहां आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, डी ऑप्शन इनकरेक्ट थी और उसी के आधार पर यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन भी डी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को
आंसर करना है, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, थोड़ा सोचते हुए, तब जाके फाइनल आंसर तक वहां पर पहुंचना है। तो वही चीज आपको यहां पर समझाई भी गई है कि किस तरीके से कैपिटल फ्लाइट होता है, एक फिनोमेना है कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज आउटफ्लोज, किस चीज का, ऑफ एसेट्स या फिर आपकी कैपिटल फ्रॉम अ कंट्री ड्यू टू सम इवेंट्स, जैसे कि पेंडेमिक हो गया, उस तरीके से आपके जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस वहां पर चले उसकी वजह से भी हमने यहां पर विटनेस किया, रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस टू द कंट्री। ठीक है जी, तो वही चीज हम कहते हैं कि ये कैपिटल फ्लाइट है, कि जो बाहर का पैसा था, डॉलर जो हमारे देश में आया था वो बाहर निकल गया, उसकी वजह से डॉलर की जो वैल्यू रहेगी हमारे देश में वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर की उतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड अभी भी उतनी है, उसकी वजह से जो हमारी करेंसी की वैल्यू रहेगी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वो भी यहाँ पर कमजोर होती जाएगी। तो क्या क्या इंपैक्ट रहेंगे आपके इस तरीके के कैपिटल फ्लाइट या मॉनेटरी फ्लाइट के, वो आपको मेंशन कर दिए जा चुके हैं यहाँ पर। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप इनसे सभी नहीं बहुत से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो। जाते जाते 2023 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर हमारे द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन किया जा रहा है। 2 तरीके की मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, एकेडमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक, जिसमें आपको एकेडमिक में उस तरीके से डाउट रेजोल्यूशन आप करवा सकते हैं, अपना शेड्यूल सेट करवा सकते हैं, थोड़ी प्लानिंग उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं मेंटर्स के साथ। स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप में आपको ये मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के थ्रू, ताकि आपकी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट हो सके, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ वो शेयर कर सके। तो उससे रिलेटेड सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इन चीज़ों को चेकआउट कीजिए, देखिए कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यही समय है, प्रीलिम्स अभी आपके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है, उस तरीके से आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को भी यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा कि इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। दिन के 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है। यदि आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता हो, और यदि पता है तो आपका रिविजन भी यहां पर हो रहा है, तो नुकसान वाला कोई भी खेल यहां पर नहीं है। तो डेफिनेटली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, डेली बेसिस पर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। दैट विल बी ऑल द very best. Have a good preparation.